हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया हो एंड बहुत अच्छे चल रहे आप सभी की लाइफ पढ़ाई। तो वन शॉट लेके आया हूं मैं चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का पूरा चैप्टर निपटा देंगे इस वन शॉट के अंदर। एक बात, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, मोस्ट प्रोबेबली आपको मुश्किल लगे, बट ध्यान से देखना। एक बार मुश्किल लगे दोबारा देख लो, आपके सारे के सारे पॉइंट्स क्या हो जाने वाले हैं, क्लियर हो जाने वाले हैं। तो कीजिए स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इस बात से स्टार्ट करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम किन्हें बोलते हैं, ध्यान समझना है। वैसे सुपर डिवीजन बैच में मैंने सारे का सारा चैप्टर अलग अलग से भी करवा दिया है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं? दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर करता है? डी ऑर्बिटल में एंटर करता है। सबसे जरूरी डेफिनेशन तो यही है कि डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं। अब इनका दूसरा नाम भी होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट का दूसरा नाम क्या होता है? दीज आर आल्सो नोन एज, क्या रहते हैं इनका दूसरा नाम? आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इनका दूसरा नाम क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है। क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, और इनमें से कई एलिमेंट ऐसे हैं जिन्हें हम ट्रांजिशन नहीं बोलते। वो क्यों नहीं बोलते, सभी बातें देखेंगे। देखिए पीरियोडिक टेबल आप सबने देखी है, कुछ इस तरह से होती है पीरियोडिक टेबल, कुछ इस तरह से। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे डी ब्लॉक कहाँ पे होता है, ये होता है एस ब्लॉक, ये होता है पी ब्लॉक, ये होता है डी ब्लॉक और ये होता है एफ ब्लॉक। ये एस, ये पी, ये डी और ये एफ ब्लॉक होता है। अब डी ब्लॉक जो होता है वो एस और पी के बीच में होता है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो इनके बीच वाली होती हैं। एस और पी के बीच वाली ही इनकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ठीक है। अब बात करें टोटल डी में 4 सीरीज होती हैं। एक होती है 3D सीरीज, एक होती है 4D सीरीज, एक होती है 5D सीरीज, एक होती है 6D सीरीज। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसे कहते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, इसे कहते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, इसे कहते हैं फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। जो हमें ज्यादा डीप में पढ़ना है वो पढ़ना है 3D सीरीज को। ज्यादातर जो हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, ज्यादातर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आए हैं 3D सीरीज से। सर 3D सीरीज क्या होता है? 3D सीरीज को याद करने की ट्रिक क्या है? शीला थी वेरी क्रेजी, मुन्नी फालतू, कोनी समझते हो ना? नहीं है कोनी, क्यों जी? ये होती है 3D सीरीज। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ये होते हैं इनके एटॉमिक नंबर। क्लियर होती है बात? अगली बात पे चलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, क्योंकि सारे का सारा जो इंपॉर्टेंट है, सारे का सारा जो चैप्टर है वो कॉन्फ़िगरेशन का ही है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है? इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है 4s2 3d1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है 4s2 3d2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है 4s2 3d3, इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है 4s1 3d5। ये स्पेशल केस है। इसके बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है 4s2 3d5, इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है 4s2 3d6, इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है 4s2 3d7, इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है 4s2 3d8, इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है 4s1 3d10 और लास्ट में इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है 4s2 3d10। यहाँ पे ये दोनों है स्पेशल केस हमारे पास। पहली बात मैं आपको बताता था, ये 3D सीरीज ऐसे ही 4D सीरीज होती है, 5D सीरीज होती है, 6D सीरीज होती है, ठीक है। बट हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 3D सीरीज से ही बनते हैं ज्यादातर।
क्लियर। तो बात करते हैं पहला क्वेश्चन जो बड़ा फेमस बनता है कि आप डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट कौन से होते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर करता है, और ट्रांजिशन किसे कहते हैं, दोज एलिमेंट्स विच हैव partially filled d orbital, which have partially filled d orbital, जिसका d orbital क्या रहता हो, partially filled रहता हो, अधूरा भरा हुआ हो, पूरा भरा हुआ ना हो, in ground state and in excited state या oxidation state, और लिख लो, और इन ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई भी वो एलिमेंट जिसका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो, चाहे उसकी ग्राउंड स्टेट की बात कर ले, चाहे हम उसकी किसी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर ले, तो उन्हें हम लोग क्या बनने वाले हैं, उन्हें हम लोग बोलने वाले हैं ट्रांजिशन। कोई भी एलिमेंट जिसका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो सकता है उसकी ग्राउंड स्टेट में या ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसे हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अब एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है कि जो जिंक है, जो कैडमियम है, जो मरकरी है, ये सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, ये सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, बट इन्हें ट्रांजिशन कंसीडर नहीं किया जाता। देखिए ट्रांजिशन, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन बोलते हैं, ये बात सही है, बट ट्रांजिशन किन्हें बोलते हैं, स्पेशली जिनका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो, और इनका डी ऑर्बिटल क्या होता है, फुली फिल्ड होता है। तो आप क्या लिखोगे, बिकॉज दे हैव फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल, क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल, और जिनका भी डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड होगा उन्हें हम ट्रांजिशन कंसीडर नहीं कर सकते, चाहे किसी की भी बात कर लो। अब एक क्वेश्चन दूसरा ये राइज होता है, लाइक कॉपर हो गया, ठीक है, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10, ऐसे ही एजी हो गया, एजी की कॉन्फ़िगरेशन होती है 4d10। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इनके भी तो डी में 10 है, बट इन्हें ट्रांजिशन कंसीडर किया जाता है। आपने ये बोल दिया कि इनका डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, इनका भी डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड है। हमने एक डेफिनेशन लिखी है ग्राउंड स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें जो कॉमन रहती है, इसकी रहती है Cu2 पॉजिटिव। Cu2 पॉजिटिव में इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, 3d9 हो जाती है। ऐसे क्यों, S का 1 भी तो होता है ना। ऐसे ही इसकी भी Ag2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसकी हो जाती है 4d9। तो जिसका भी डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है, चाहे ग्राउंड स्टेट में, चाहे एक्साइटेड स्टेट में या ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रांजिशन कह सकते हैं। तो इन्हें ट्रांजिशन कंसीडर किया जाता है। इनकी चाहे ग्राउंड स्टेट की बात हो, चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो, इनका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड नहीं होता, इसी वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कंसीडर नहीं किया जाता। बात क्लियर होती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बड़ा देखो, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आएंगे ना इस चैप्टर, सबसे ज्यादा जो आज तक आए भी हुए हैं वो आए हैं इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, या पहले आसान निपटाएं, बताइए। चलिए पहले मुश्किल निपटा लेते हैं, क्या दिक्कत है। एटॉमिक रेडियाई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। एटॉमिक रेडियाई कह लीजिए या आयनिक रेडियाई कह लीजिए, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं, लिखवाया तो नोट्स में हुआ है मैंने आपको, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई या फिर आयनिक रेडियाई। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन 3D सीरीज, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट राइट मूव करते हैं 3D सीरीज में, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि पहले साइज हो रहा है डिक्रीज, फिर साइज रह रहा है सेम, और फिर साइज हो रहा है इंक्रीज। पहले क्या हो रहा है, डिक्रीज, फिर साइज सेम, और फिर साइज इंक्रीज। हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि मैग्नीज तक, आयरन तक साइज डिक्रीज होता है, फिर निकल तक साइज सेम रहता है, फिर कॉपर जिंक का साइज इंक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन 3D सीरीज, साइज ऑफ एलिमेंट्स या रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट डिक्रीजेस, पहले डिक्रीज होता चलता है, देन रिमेन्स कांस्टेंट,
एंड इन द एंड ऑफ सीरीज इंक्रीजेस। सीरीज के एंड में क्या होने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। बताता चलूं आपको, ठीक है। अब बड़ा फेमस होता है कि सर क्या रीजन है इसका, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर कर रहा है, 3D में एंटर कर रहा है। अच्छा, एक फेमस क्वेश्चन तो ये भी बन जाता है कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, वो होती है भाई NS1 to 2 कह लो, या 0 to 2 भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि एक एलिमेंट में 0 भी होती है, और N-1 D1 to 10। भैया डी में होगा तभी तो उसे डी ब्लॉक का बोलेंगे ना, 1 से लेकर 10 तक कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, ये होती है जनरल कॉन्फ़िगरेशन। तो समझिए अभी ये होता है न्यूक्लियस, और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है वो कहां पे एंटर कर रहा है, देखो S के साथ एक नंबर लगा है, D के साथ उस नंबर से एक कम होगा, देखो ना S के साथ लगा 4, D के साथ लगा 3। ऐसे सेल को बोलते हैं हम लोग पेनल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट सेल। अगर आपसे कोई पूछे कि डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर करता है, आप बोलोगे डी ऑर्बिटल में, ठीक है। बट अगर आपसे कोई पूछे सेल में कौन सी में एंटर करता है, तो वो एंटर करता है पेनल्टीमेट सेल में। पेनल्टीमेट की सेल किसे कहते हैं, जो सेकंड लास्ट होती है, लास्ट से जो पहले वाली होती है। वैलेंस शेल किसे कहते हैं, जो सबसे बाहर की शेल होती है। फोकस कीजिएगा मेरी बात पे। तो भैया ऐसे है, कंफ्यूज मत होना। ये है न्यूक्लियस, ये है पहली शेल, ये है दूसरी शेल, ये है तीसरी शेल, और ये फोर्थ शेल। हम लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं, ये है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ऐसे करके है ना। तो देखिए जैसे जैसे हम लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, 21, 22, 23, 24, 25, ऐसे ऐसे करके इंक्रीज करता जा रहा है एटॉमिक नंबर। अब जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। अब फोकस कीजिए मेरी बात पे कि बाहर की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि अब इलेक्ट्रॉन कहां पे आने लगेंगे, ये तो बाहर वाले 2 हैं, ये तो 4s के इलेक्ट्रॉन है। अब अंदर 3D है, 3D में इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन आ गया। जब अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना, तो वो कौन सा इफेक्ट अराइज हो जाता है वहां पे, उसे हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शायद आप लोगों को पता हो, नहीं पता हो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा। उसे हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। सर ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, सपना चौधरी का शो है और हम सारे में स्टूडेंट पहुंच गए वहां, ठीक है, पहुंच गए, ये बैठे हुए, मान लो कि मैं और मेरा स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पे, फील ले रहे हैं, मजा आ रहा बहुत, ठीक है, सस्ते वाली टिकट लेके बैठे हुए, डिस्टेंस से ठीक है, मजा आ रहा है। बट अभी हमसे आगे बैठी हुई थी, बची हुई है वीआईपी कुर्सियां। अब जैसे हम तो 2 दिन पहले ही पहुंच गए प्रोग्राम से कि ठीक है शो देखना है। अब क्या होगा कि जो बंदे वीआईपी वो टाइम टू टाइम आ रहे हैं, वो यहाँ पे एंटर करना स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया। हम थोड़ा एडजस्ट कर रहे, चलो कोई नहीं, ठीक है, आ जाने दो। बट धीरे धीरे जब ये बंदे बढ़ते जाएंगे तो बताओ ज्यादा मजा क्यों नहीं आ रहा है, इनको आ रहा होगा, और ये हम तक उतनी अट्रैक्शन नहीं पहुंचने दे रहे। हम जो फील वहां पे लेने गए वो फील हमें उतनी नहीं आएगी। अब समझो ये 4s के इलेक्ट्रॉन है, 2 फिक्स हुए पड़े हैं। अब डी में इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं, स्टार्टिंग में 1-2 इलेक्ट्रॉन थे तो शील्डिंग इफेक्ट कम था। शील्डिंग इफेक्ट मतलब रुकावट, जैसे कर्ण होता है ना महाभारत में, वो कर्ण की साइड तीर आता है, वो शील्ड राइज हो जाती है, वो नहीं आने देती, ठीक है। वैसे ही अभी शील्ड बनने लगी है, धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे भाई साहब बहुत बंदे आगे बैठ गए, बाहर अट्रैक्शन जा ही नहीं रही। देखिए स्टार्टिंग में क्या था, ये इसको अपने देखिए धीरे धीरे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एक एक 2 बढ़ रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट नहीं बढ़ रहा। कौन सा बढ़ रहा है, देखिए आप क्या लिखोगे, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज ड्यू टू विच, जिसकी वजह से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन फील्स इनवर्ड अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ने कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स ने अंदर की तरफ अट्रैक्शन फील करना स्टार्ट कर दी, इनवर्ड अट्रैक्शन, जिसकी वजह से साइज हो गया डिक्रीज। इन मिड ऑफ सीरीज, जैसे हम सीरीज के बीच में पहुंचते हैं, हम पहुंचते हैं आयरन तक, कोबाल्ट तक, मैग्नीज तक, वहां पे अभी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होने लगेगी। पता हो आपको, देखो ना, या ना पता हो, इलेक्ट्रॉन थोड़े ज्यादा होंगे तो कौन सा इफेक्ट आ जाता है, इन मिड शील्डिंग इफेक्ट राइज, शील्डिंग इफेक्ट
अराइजेस, जो कि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन को कैंसिल करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अंदर अट्रैक्ट नहीं होने दे रहा। देखो न्यूक्लियस का काम इनको अट्रैक्ट करना, बट ये शील्ड इसको रुकावट पैदा करेगी, अंदर नहीं जाने देगी, ठीक है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन कम होगी और साइज वहीं पे कांस्टेंट रहने लग जाएगा, साइज सेम हो जाएगा, साइज रिमेन्स सेम, साइज रिमेन्स सेम। एंड इन द एंड ऑफ सीरीज, जैसे जैसे हम सीरीज के एंड में जाएंगे तो क्या होगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज्यादा पेयरिंग होने लगेगी। इन एंड ऑफ सीरीज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अराइज, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन टेक्स प्लेस, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होगी तो साइज करता जाएगा डिक्रीज। तीन बातें की हमने, पहले साइज होगा डिक्रीज, फिर सेम, फिर इंक्रीज। डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट कमजोर है, इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ फ्रैक्शन फील हो रही है, वो साइज डिक्रीज हो रहा है। बीच में क्या हो गया, शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, जिसकी वजह से वो अट्रैक्शन नहीं महसूस कर पा रहे, इलेक्ट्रॉन वहीं पे रुक गए। एंड में क्या होगा, वो अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में होने लगी है रिपल्शन, तो साइज क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। सॉरी, रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, फैलेंगे, साइज इंक्रीज होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये जो हमने किया ना, इसको ये सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। हमें अभी करनी है आयनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करनी है, आयनिक भी कर लेते हैं धीरे धीरे। अभी चलो एक मुश्किल प्रॉपर्टी पढ़ ली, अब एक दो आसान पढ़ लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पेपर में आ भी सकती है, स्टेट बोर्ड में आई भी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं, चलिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो अगर आपको कोई बोले लाइक Fe2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन कर दो या Fe3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन कर दो, तो कैसे करोगे आप लोग। एटॉमिक नंबर 26 होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, Ar18 4s2 और 3d6। ये आपने किया 26 के हिसाब से, 18 2 20 6 26 और 2 प्लस है, 2 प्लस मतलब 2 माइनस है। माइनस सबसे पहले बाहर वाली शैल में से होंगे, बड़ी शैल में से होंगे। सर्दियों का टाइम आ गया, कपड़े निकालने हैं, तो पहले यही निकलेगा ना, ये तो नहीं बनियान कैसे निकाल देंगे, अंदर से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, पहले बाहर से निकलेंगे। तो एस में से 2 निकाल दिए, एस में हो गया 0, क्लियर है। अब जैसे Fe की बात कर लें, Fe3 पॉजिटिव एटॉमिक नंबर कितना है 26, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, Ar18 3d6 4s2 18 2 20 6 26। 3 प्लस बोले तो 3 माइनस, पहले एस में से होंगे, 3 माइनस करने आपने, 3 माइनस करने, तो एक डी में से हो जाएगा, डी में हो गया 5। क्लियर होती है बात, नहीं क्लियर होती है, बताइए क्या मुश्किल था इसमें, मुश्किल था क्या, आसान था कि नहीं था। ऐसे ही आप किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। अगली बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ते हैं वो दो तरह की पढ़ते हैं, या तो कोई चीज डायमैग्नेटिक होगी या फिर कोई चीज पैरामैग्नेटिक होगी। पैरामैग्नेटिक कौन होगी, विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो चीज पैरामैग्नेटिक है। और डाई, डाई मतलब जिसपे 2 का जोड़ा हो, विच हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो चीज क्या होगी भाई, डायमैग्नेटिक होगी। और इनके मैग्नेटिक मोमेंट निकाल भी सकते हैं कि कौन कितनी ज्यादा। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक किसे कहते हैं, विच आर अट्रैक्टिव टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड की साइड अट्रैक्ट होते हैं, खींचे चले जाते हैं। और ये कहते हैं विच आर रिपल्सिव टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करते हैं म्यू। म्यू बोले तो मैग्नेटिक मोमेंट, फॉर्मूला होता है इसका √n × n+2। तो क्या होगा, n बोले तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n का मतलब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यूनिट होती है इसकी बीएम। बीएम बोले तो बोहर मैग्नेटॉन। एक एग्जांपल करते हैं, लाइक हमारे पास है Cr1 पॉजिटिव, आपके पास ये आ गया, या हम मान लेते हैं Mn2 पॉजिटिव। इसकी आप लोगों को बताना है कि ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, और फिर आपको इसकी मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल के दिखानी है। कैसे करेंगे,
तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी AR18, 4s2 एंड 3d 5, 25 के हिसाब से ना 18, 2 20 और 5 25। क्लियर। अभी समझो 2 प्लस बोले तो 2 माइनस, माइनस किस में से हो जाएंगे s में से। d में कितने इलेक्ट्रॉन है, फोकस करना। अभी d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 है। 1 2 3 4 5। फॉर्मूला क्या होगा मैग्नेटिक मूवमेंट का। अच्छा ये बताइए पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। आपको दिखाई दे रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड जिसके पास भी अनपेयर्ड है यूपी, यूपी जिसके पास अनपेयर्ड वो पैरामैग्नेटिक। अब देखो अनपेयर्ड है तो इट इज पैरामैग्नेटिक। ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अब बात है कि इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी होगी। फॉर्मूला क्या होगा मैग्नेटिक मूवमेंट का, रूट एन इंटू एन प्लस 2। एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड दिखाई दे रहे हैं, 5। रूट 5 इंटू 5 प्लस 2 कर दो, कितना हो गया 7 इंटू 5 रूट 35। और मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी आ गई यहां से, रूट 35 bm आ जाएगी। क्लियर है। ऐसे आप किसी भी एलिमेंट्स के लिए निकाल सकते हो, निकालनी आती भी है। ओके आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बड़ा फेमस बन जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा बार अगर आपको देखने को मिलेगा ना 10 ईयर में, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट। लाइक आपके पास एक मॉलिक्यूल है ए बी सी, इसको आप तोड़ दीजिए, ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, सी अलग हो गया। इस पे चार्ज आ गया एक्स पॉजिटिव, इस पे चार्ज आ गया वाई पॉजिटिव, इस पे चार्ज आ गया जेड नेगेटिव। अब इधर से मान लिया ये जो चार्ज आया ना, इनको तोड़ने के बाद इस चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप डिफाइन करने लगे तो कैसे डिफाइन करोगे, इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल व्हेन ऑल द अदर एटम्स आर मूव्ड फ्रॉम इट। एक मॉलिक्यूल के सारे एटम्स को अलग अलग कर दो, फिर उनके ऊपर जो चार्ज आएगा वो चार्ज उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। एक बात क्लियर है। अभी देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, बड़ी फेमस लाइन है ये, डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों, ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ n-1d एंड ns। आपने कॉन्फ़िगरेशन देखी होगी ns एंड n-1d, n-1d एंड ns इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन में ये दोनों इकट्ठे पार्टिसिपेट करते हैं। यही रीजन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये दोनों ही पार्टिसिपेट क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ नियरली सेम एनर्जी। इनकी जो एनर्जी होती है वो नियरली सेम होती है, लगभग बराबर होती है। क्लियर है। वैसे देखो नोट्स में आपको देखने को मिल जाएगा कि किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूं, आपको अगर निकालनी हो ना ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे आपको पता खुद ही लग जाएगा, बाकी कुछ के लिए मैं आपको बता देता हूं। हमेशा रखना कि पहले इलेक्ट्रॉन देगा S, पहले इलेक्ट्रॉन देगा S, फिर इलेक्ट्रॉन देगा D, फिर कौन इलेक्ट्रॉन देगा D, और D जनरली अपने पेयर नहीं देगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देगा S, फिर इलेक्ट्रॉन देगा D, D अपने इलेक्ट्रॉन एक एक करके देगा और D अपने पेयर नहीं देता है जनरली। एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि मैं आपको बोलता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए मैग्नीज की, ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए जिंक की, ऑक्सीडेशन स्टेट बता दीजिए आप लोग निकल की। ठीक है, ऐसे कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए एग्जांपल हमने बताओ, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए कॉपर की। तो सबसे पहली बात है आपको इनका एटॉमिक नंबर पता हो, आपको इनकी कॉन्फ़िगरेशन पता हो।
निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, लिखा हुआ है, मैंने इसीलिए रफ नहीं किया है सो दैट कि आपको पता चल जाए। 28। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। अगर आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या होगी, Ar18 4s2 3d8, ठीक है। अब इसके साथ से इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर दो। एस में कितने हैं, 2 हैं, एस में कितने हैं, 2 हैं, और डी में कितने हैं भाई, 8 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब कर दीजिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन देगा, एस देगा, एस में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए +2। डी अपने इलेक्ट्रॉन एक करके देगा तो क्या होगा, +3, एक और दे दिया +4। ऐसा क्यों, मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन देना ही पसंद करेंगी, लेना तो पसंद नहीं करेंगी। क्लियर है। अगली बात करते हैं मैग्नीज। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर है 25, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, Ar18 4s2 एंड 3d5। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, और डी में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 5 है। 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन देगा, एस देगा। एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए +2। डी अपने इलेक्ट्रॉन एक करके देगा +3, फिर एक और +4, फिर एक और +5, फिर एक और +6, फिर एक और +7। इस तरह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है कि 3D सीरीज में से सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर सकता है, और वो है मैग्नीज, जो कहां तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है भाई, +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, जिंक की बात करते हैं। जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए पहले, 4s2 3d10। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, और डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये है जिंक। तो एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो 2 दे देगा +2, और डी में कितने हैं, 10, और डी फुल्ली फिल्ड हो चुका है। डी क्या है, पेयर हो चुका है, सारे के सारे पेयर हो चुके हैं, तो नहीं देगा। तो जिंक सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, वो है +2। यहां से एक फेमस क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एक ही का मतलब है एक ही डिजिट वाली शो करता है, मतलब समझ रहे हो ना। ये तो वेरिएबल शो कर रहे हैं 2 3 4 5 6, जो सिर्फ एक ही वेरिएबल नहीं करता। जिंक का हम एग्जांपल देते हैं, इसके अलावा भी कई हैं बट एग्जांपल हम जिंक का देते हैं। कॉपर की बात करते हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 4s1 3d10। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो एस के पास एक इलेक्ट्रॉन है +1, डी के पास पेयर है, डी अपने पेयर नहीं देगा, बट क्या है, ये +2 भी शो कर सकता है। ये बड़ा एक्सेप्शनल केस है यार, कि ये +2 भी शो कर सकता है। तो कॉपर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर सकता है, कॉपर, आसानी से। बट इसके केस में देखा गया +2 भी होती है, वो अलग फैक्टर्स होते हैं। इसके केस में +2 भी होती है। तभी मैंने बोला कि जनरली पेयर नहीं देता, बट कई बार पेयर भी दे दिए जाते हैं। क्लियर है। ये फंडा है ऑक्सीडेशन स्टेट का। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्वेश्चन आता है कि भैया क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ n-1d एंड ns ऑर्बिटल इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, और वो क्यों पार्टिसिपेट करते हैं, बिकॉज ऑफ अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी, क्योंकि उनकी एनर्जी लगभग क्या रहती है भैया, सेम रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो चुकी, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज की। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, आई थिंक आप सभी को पता है कैटलिस्ट किसे बोलते हैं। किसे बोलते हैं कैटलिस्ट हम, जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं, या कह लीजिए ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं, एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। एक्ट एज गुड कैटलिस्ट क्या, जनरली आप लोग ऑब्जर्व करोगे, रिएक्शंस के अंदर देखोगे कि जहां पे भी हम कैटलिस्ट डाल रहे हैं ना, वो डी ब्लॉक के ही होते हैं मोस्टली।
लाइक एक बड़ी फेमस प्रोसेस है हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस में कैटलिस्ट जो होता है वो होता है आयरन। ठीक है, एक प्रोसेस होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, शायद आपने देखी हो, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में जो कैटलिस्ट होता है वो कौन होता है भाई? निकल होता है। ये सारे डी ब्लॉक के हैं, बहुत सारे हैं इसके अलावा भी। अब क्वेश्चन राइज होता है क्यों? बिकॉज सबसे पहली बात, इनके एटम्स का साइज स्मॉल होता है, स्मॉल साइज। दूसरी बात, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कि ये अलग अलग तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अगर किसी एलिमेंट को जरूरत है 2 की 3 की तो ये उतने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। अगली बात करते हैं तो वैकेंट डी ऑर्बिटल, इनका डी ऑर्बिटल भी खाली होता है, डी ऑर्बिटल भी खाली होता है। एक कैटलिस्ट का मैकेनिज्म होता है एडजॉर्प्शन वाला मैकेनिज्म जिसे कहते हैं, वो शायद आपने देखा हो कि क्या करते हैं ये डी ब्लॉक की मेटल, इनका एटम्स का जो छोटा साइज है जिसकी वजह से इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। तो क्या हो जाता है भाई, कोई भी इनके ऊपर आगे चिपक जाता है और जब एडजॉर्प्शन होती है तो वहां से हीट बाहर निकलती है जिसे बोलते हैं हम लोग हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। और वही हीट उस रिएक्शन के, देखो रिएक्शन जो होती है ना, रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी होनी चाहिए, और वो एनर्जी उनको कैसे मिल जाती है? वो रिएक्टेंट पे चिपकते हैं, जब भी चिपकते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, टीचर जब चिपका देता है तो वहां से हीट निकलती है, जब भी चिपकते हैं तो हीट निकलती है, तो हीट निकलेगी और वही उस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएगी। समझ रहे मेरी बात? ये ऊपर से जा रही है भैया, जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं ना कुछ एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी इन्हें कैसे मिलती है? जब ये चिपकते हैं, चिपकने से हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, हीट बाहर निकलेगी, वो रिएक्टेंट के काम आएगी और वो आसानी से प्रोडक्ट बना देगा। इसी तरह से बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अभी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स किसे बोलते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, अभी देखो क्या होता है कि हमें अच्छा इससे पहले हमें ये पता होगा कि इंटरस्टिशियल साइट्स क्या होती हैं। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, इनके एलिमेंट्स के एटम्स की जब पैकिंग कर देते हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ जगह खाली रह जाती है। इस खाली जगह को हम लोग क्या बोल देते हैं? इस खाली जगह को हम लोग बोल देते हैं वॉइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इस खाली जगह को? वॉइड या इंटरस्टिशियल साइट। इन वॉइड्स के अंदर जब छोटे छोटे एटम्स जाके फिट हो जाते हैं, इनके अंदर जब छोटे छोटे एटम्स जाके फिट हो जाते हैं तो ही जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। दोज कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स और वो नॉन मेटेलिक एटम्स होंगे लाइक बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन आर फिटेड इनटू इंटरस्टिशियल साइट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अब इनका फायदा क्या होता है? मेरी बात समझो, गांव में जब सड़कें बनती हैं तो वो चिप्स की सड़कें बनती है, चिप्स नहीं कहेंगे इसे, कुछ और वर्ड यूज किया जाता है, चिप्स नहीं होता, टाइल्स की सड़कें बनती हैं। वो टाइल कुछ इस तरह से होती हैं, ठीक है, इस तरह की टाइलें होती हैं, बड़ी सारी वो टाइलें आपस में जुड़ जाती हैं, आपने नोटिस की होंगी। ठीक है, इसी तरह से मतलब तो क्या होता है कि उनके बीच में ना फिर भी कुछ ना कुछ जगह खाली रह जाती है, तो उस खाली जगह को फिल कर दिया जाता है छोटे छोटे एटम, उसमें रेत डाल के, तो उसमें पहले से ज्यादा क्या आ जाती है? हार्डनेस आ जाती है। इसी तरह से इनकी हार्डनेस भी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू देयर मेटल। जिस मेटल से बने उसके कंपैरिजन में इनकी हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है। क्वेश्चन बड़ा फेमस ये बनता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनकी लैटिस के बीच में वैकेंट साइट बच जाती हैं। उनके जब स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी जब पैकिंग होती है उनके एटम्स की, तो उनके बीच में खाली जगह बच जाती है, इस वजह से। अगला बड़ा फेमस टॉपिक बनता है अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय फॉर्मेशन, आपको पता होगा अलॉय किसे कहते हैं? अलॉय बोले तो मिश्र धातु, धातुओं का मिश्रण। तो क्या होता है कि लाइक हमारे पास है कॉपर एंड जिंक, इनसे मिलके एक अलॉय बनता है ब्रास, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो। ठीक है,
अभी कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, ये बिल्कुल पास पास वाले हैं, तो ये इनके एटम्स हैं, ये हैं इनके एटम्स, ये कॉपर के एटम्स हैं, और दूसरी जगह पे ये हमारे पास किसके एटम्स हैं, जिंक के एटम्स हैं। इनको मिक्स कर देंगे, और मिक्स करके, अब मिक्स ऐसे नहीं होता, मिक्स कैसे करते हैं, इनको मेल्ट किया जाता है, इनको मेल्ट कर दिया, इनको क्या कर दिया जाता है, मेल्ट करके इनको मिक्स किया जाता है, और फिर ये बहुत आसानी से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। जितने भी हमें प्रोपोर्शन में चाहिए उसी प्रोपोर्शन में हम इनको मेल्ट करते हैं और एलॉयज बना लेते हैं। फेमस क्वेश्चन ये बनता है कि क्यों बनाते हैं, ड्यू टू स्मॉल सिमिलर साइज ऑफ एटम्स, स्मॉल सिमिलर साइज ऑफ एटम्स, क्योंकि उनका साइज स्मॉल होता है, बहुत छोटा छोटा और सिमिलर होता है, जिसकी वजह से एक एटम दूसरे एटम को बहुत आसानी से डिस्प्लेस कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को, नहीं समझ रहे हो? मतलब अगर कोई बहुत बड़ा एटम वाला है एक एलिमेंट, एक बहुत छोटे वाला है, तो वो उसमें आसानी से मिक्स नहीं होगा, उसकी सेटिंग नहीं बैठेगी इसमें। बट इसमें क्या है कि इनका साइज लगभग एक जैसा होता है, तो एक दूसरे के साथ बहुत आसानी से मिक्स हो जाते हैं और फिर उनसे अलॉयज बन जाते हैं। बड़े सारे फायदे होते हैं उनके, हार्ड होते हैं, रस्ट फ्री होते हैं, सबसे बड़ी बात है कि रस्ट फ्री होते हैं। ठीक है, रस्टिंग बड़ी दिक्कत हो जाती है, रस्टिंग नहीं, कोरिजन, कोरिजन होता है मेटल्स के लिए, मेटल्स में कोरिजन हो जाता है, मतलब वो खराब हो जाती हैं, तो इस तरह से इनको बचा लिया जाता है। अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या रहेगी, नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी। इससे रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जब आप 10 ईयर में देखोगे। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स is high, but IE1 first ionization energy and second। अभी देखो बात करें ना अगर आयनाइजेशन की, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हाई होती है एंड जनरली इंक्रीजेस as we move from left to right। जनरली से मेरा मतलब मोस्टली ऐसा होता है, बट एक्सेप्शन है वो, क्लियर। और अगर बात करें बट आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट एंड आयनाइजेशन सेकंड शो variation due to variation in degree of stability, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत फेमस, मतलब इसको भी आप बहुत बार ऑब्जर्व करोगे इस क्वेश्चन को। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्रोमियम एंड मैग्नीज। मैंने बोला लेफ्ट राइट जाने पे एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। समझिए कैसे होगी। इसका एटॉमिक नंबर होता है 24, इसका एटॉमिक नंबर होता है 25। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s1 3d5, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s2 3d5। अब आपको पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है। हम बात कर रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी 1 की, तो पहला इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो किस में से निकालना मुश्किल होगा? ऑब्वियस है वो मैग्नीज में से, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन एस में से निकलेगा और इसका एस पेयर्ड है, इसके एस का जोड़ा पूरा हुआ पड़ा है, फुली फिल्ड है वो, तो इतनी आसानी से नहीं इलेक्ट्रॉन देगा। बट इसके पास एक है, वो देना पसंद करेगा। देना कौन पसंद नहीं करेगा? मैग्नीज। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी हाई। बट अगर इसी तरह से मैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करूं, ठीक है, मतलब सेकंड का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा चुका है,
एक इलेक्ट्रॉन जब निकाल लिया तो कॉन्फ़िगरेशन इसकी बनी 4s1 3d5 और इसकी बनी 4s0 3d5। अब मेरे को नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये है आयनाइजेशन एनर्जी 1, ये है आयनाइजेशन एनर्जी 2। तो किसमें से निकालना मुश्किल होगा? अब देखो जो नया इलेक्ट्रॉन निकालना है वो एस में से जाएगा, इसमें कहां से जाएगा? एस में से तो जगह ही नहीं है, इसमें डी में से जाएगा, D5 है। और डी याद रखिए दो केस में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। किस किस केस में सर? या तो D5 हो या फिर D10 हो, या तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो या फिर एग्जैक्टली फुली फिल्ड हो, दो ही केस में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां पे क्या है, यहां पे ये D5 को ब्रेक करना है, इसकी एग्जैक्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को ब्रेक करना है। यहां पे एस के पास एक है, वो ऑलरेडी अनपेयर है, वो दे सकता है। तो यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है। समझ रहे हो? मतलब जरूरी नहीं है कि जिसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा उसकी सेकंड भी ज्यादा होगी। और इसका रीजन क्या है? ड्यू टू वेरिएशन इन डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी। मतलब पहले ये ज्यादा स्टेबल था, अभी ये ज्यादा स्टेबल हो गया। और स्टेबल कहां पे रहता है? कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखना पड़ेगा, कहीं पे D5 D10 आ जाता है तो स्टेबिलिटी फैक्टर डिफरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी कम और ज्यादा हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट इज मेटालिक कैरेक्टर या मेल्टिंग। मेटालिक कैरेक्टर की बात कर लो। These are good metals। 40 के 40 जो एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक के, वो सारे के सारे अच्छे मेटल्स हैं। एंड शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। जितने भी मेटल्स वाले गुण वो सारे शो करते हैं। These are much harder। These are much harder than S block metals। ये S block के जो एलिमेंट्स हैं उनसे बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। ये क्यों होते हैं भाई ये S block के एलिमेंट से ज्यादा हार्ड? बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। यही इनकी हार्डनेस का सबसे बड़ा रीजन भी है। क्लियर है? ओके, तो मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी वजह से उनका मेटालिक बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये बात याद रखना। अब जिस एलिमेंट के पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका मेटालिक बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही हाई होगा। तो अगर बात करें, देखिए जिंक, अच्छा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो भी क्या होता है इनका? हाई होता है। एंड डिपेंड करता है कि मेटल कितनी हार्ड है। और हार्डनेस किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। एक होती है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, सुना होगा आप लोगों ने। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है? इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू 1 मोल ऑफ गैस। एक सॉलिड को अगर आपने गैस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? एटमाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं। तो जो मेटल जितनी ज्यादा हार्ड होगी उसके लिए इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी उतनी ज्यादा चाहिए। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है कि जिंक, कैडमियम एंड मर्करी have low melting point as compared to other metals। मेटल्स हैं बट इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। क्यों है? या इनकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत कम है। क्यों है? क्योंकि अगर आपको बताओ जिंक में क्या है? डी में 10 है, और जिसके पास डी में 10 है मतलब क्या हो रहा है? डी में 10 होने से क्या हो जाता है बताना? कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मेटालिक बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। वीक होगा तो इस चीज को ये सॉफ्ट मेटल्स कहलाते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा और इनकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी कम होगी, क्योंकि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है? सॉलिड से गैस बनाना, तो वो आसान हो जाएगा। अगली बात करें
कि जैसे क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है इनके मेल्टिंग पॉइंट या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, इसी वजह से इनका मेटालिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और इसी वजह से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो चलो नहीं होगा, वो भी बहुत ज्यादा होता है। क्लियर होती है बात? अभी एक फेमस बनता है पॉइंट एंड इसके बाद हम लोग लेंथ एब्लोक एलिमेंट्स की बात करेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फंडा रहता है यार, ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, थोड़ी बहुत आपकी रेडॉक्स अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए पॉइंट्स को समझने के लिए। इसको हम रिडक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी को एक्सेप्ट कर लिया गया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यूज होती हैं वही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती हैं। अब मेटल रिडक्शन शो करना पसंद करती है या ऑक्सीडेशन शो करना पसंद करती है? आपको पता है कि मेटल ऑक्सीडेशन पसंद करती है, मेटल इलेक्ट्रॉन देना पसंद करती है। तो उनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी भाई? ऑल 3D सीरीज मेटल्स हैव नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम बात करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल की, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी की, वो इनकी नहीं होती, दैट्स व्हाई नेगेटिव है। बट एक एक्सेप्शन है, वो है कॉपर। कॉपर की क्या रहती है? नेगेटिव नहीं होती, मतलब नेगेटिव होती है। और कॉपर की कैसे होती है? पॉजिटिव होती है। इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करती, वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करती है। बट कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करता, ये नोबल मेटल है। इसके अलावा जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करती। इनकी भी ई नोट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सबकी नेगेटिव होती है। ठीक है, वो सभी इलेक्ट्रॉन देना पसंद करती हैं, इसी वजह से उनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आता है। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो ले सकती हैं, देना उतना पसंद नहीं करती। क्लियर है? तो ये बात है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से पे? एक आयनाइजेशन एनर्जी, एक सब्लिमेशन एनर्जी या इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और एक हाइड्रेशन इंथैल्पी। इन 3 फैक्टर्स को सम करके जो वैल्यू आती है ना, वो ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। हाइड्रेशन इंथैल्पी जो आएगा वो हमेशा नेगेटिव आती है किसी भी मेटल के लिए, ये दोनों क्या आती हैं? पॉजिटिव आती हैं। जब इन बाकी सब के लिए सम किया जाता है ना, सभी के लिए, तो वो क्या रहता है? ओवरऑल नेगेटिव बनती है। और कॉपर के केस में ओवरऑल क्या बन जाती है? ये पॉजिटिव बन जाती है। इसी वजह से इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। तो ये थे डी ब्लॉक की मेटल्स और डी ब्लॉक के कंपाउंड नहीं, उनकी प्रॉपर्टीज। अभी पढ़ते हैं हम लोग एफ ब्लॉक के बारे में और उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। चलिए अभी बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहेंगे हम? दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें कहां एंटर करता है? एंटर्स इन एफ ऑर्बिटल। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंटर करे, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। इनका जो दूसरा नाम होता है क्या होता है? दीज आर आल्सो नोन एज, दूसरा नाम क्या होता है इनका? बड़ा फेमस होता है। दीज आर आल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नाउ क्यों बोलते हैं इनर ट्रांजिशन? मैं समझाता हूं आपको, ये रीजन होता है। देखो ये होता है डी ब्लॉक। अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी हो, कुछ ऐसे होता है ना, ये है डी ब्लॉक और यहां पे ना, यहां पे जगह बनी है एफ की। आप चेक करना, एटॉमिक नंबर 57 है और उसके बाद सीधा 72 है।
मतलब 14 एलिमेंट्स का क्या आ गया, गैप आ गया। वो 14 एलिमेंट्स ही हैं, ठीक है। डी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन, और ये ट्रांजिशन के अंदर होते हैं, तो इस वजह से इनका नाम क्या पड़ गया, इनर ट्रांजिशन पड़ गया। अगर हम बात करते हैं तो इनकी दो सीरीज होती है, एक होती है 4f सीरीज, एक होती है 5f सीरीज। एक को हम लोग कहते हैं लैंथेनॉइड सीरीज, और एक को हम लोग बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। दो सीरीज होती है भैया, लैंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है। या फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। इसका नाम ये लैंथेनॉइड सीरीज क्यों पड़ा, क्योंकि ये यहां से स्टार्ट होती है, यहाँ पे एक एलिमेंट होता है जिसे हम लैंथेनम कहते हैं, और यहाँ पे एक एलिमेंट होता है एक्टिनम, इस वजह से इसका नाम पड़ गया एक्टिनॉइड सीरीज। अब मैं डीप में नहीं करवाने वाला हूं, टू द पॉइंट बात करते हैं। एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूरी है सबके लिए। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इनकी, NS2 N-1 D0 to 1 and N-2 F1 to 14। N-2 बैलेंस शेल होती है NS, D के साथ लगा होता है N-1 जिसे बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, F के साथ लगा होता है N-2 जिसे हम लोग बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, एंटी पेनल्टीमेट शेल। क्लियर होता है, होता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्लियर होना चाहिए, जरूरी बात यह है। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। आपने सुना भी होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, और ये कह लो इसमें मैं 100% बोल सकता हूं कि ये आएगा, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन श्योरली आएगा ही आएगा। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन 4f सीरीज, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ लैंथेनॉइड्स decreases steadily एंड ये जो धीरे धीरे साइज डिक्रीज होता है ना, इस साइज के डिक्रीज होने को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि इसका कॉज क्या है, इसका कारण क्या है, साइज डिक्रीज क्यों हो रहा है। हमने डी में देखा कि साइज डिक्रीज हो रहा था, सेम रह रहा था, इंक्रीज हो रहा था, बट यहां पे क्या है, साइज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज ही होता है। क्यों होता है ऐसा, देखिए मैं आपको बात बताऊं, सिंपल सी बात करते हैं। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ऑफ 4f ऑर्बिटल। 4f ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है। अगर हमें पता हो डी में क्या था, स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे थे, बट वो शील्डिंग इफेक्ट ही था जिसने इलेक्ट्रॉन्स को अंदर जाने से रोका, साइज वहीं पे रुका, और फिर बाद में रिपल्शन होने लगी। बट इसमें क्या हुआ, शील्डिंग इफेक्ट बहुत कमजोर है। और वो कमजोर क्यों है, ड्यू टू डिफ्यूज शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल, क्योंकि एफ ऑर्बिटल की शेप बहुत डिफ्यूज है, वेल डिफाइंड नहीं है। इसी वजह से क्या है कि शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है। एज ए रिजल्ट न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस विद ईच एलिमेंट and size decreases। समझ रहे हो मेरी बात को, नहीं समझ रहे हो। देखिए क्या है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट राइट जाते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 57, 58, 59, 60, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ना चाहिए था, बट शील्डिंग इफेक्ट नहीं बढ़ पाया एफ की डिफ्यूज शेप की वजह से।
न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है वहां पे, इसी वजह से साइज क्या होता गया, डिक्रीज होता चला गया। अब बात करते हैं इसके कंसिक्वेंसेस की। कंसिक्वेंसेस भी बड़े फेमस होते हैं इसके, इनसे रिलेटेड भी पॉइंट बनता है। कंसिक्वेंसेस समझिएगा। देखिए बात करते हैं, आपने देखा होगा ये होती है डी ब्लॉक, ये 3D, ये 4D, ये 5D, ये 6D। यहां पे एलिमेंट्स आते हैं, यहां पे आते हैं लैंथेनॉइड्स, यहां पे आते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। देखिए ये है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, ये है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। जब हम टॉप टू, देखिए जब हम लेफ्ट राइट जाते हैं ना साइज डिक्रीज होता है जनरली, और जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ना तो साइज इंक्रीज होता है जनरली। तो फर्स्ट से अगर मैं सेकंड में चेक करूं तो साइज इंक्रीज होता है, बट सेकंड से अगर मैं थर्ड में चेक करता हूं, सेकंड में अगर थर्ड से चेक करता हूं तो उनका साइज सेम होता है। तो आप क्या लिखोगे, रेडियाई एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर। इसकी वजह से क्या हो गया कि ये जो 2D सॉरी ये जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज थी और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज थी, इनका साइज क्या हो गया, सेम। प्रैक्टिकली ये चीज हमें पता चली, जब यहां से हम यहां आए, फर्स्ट से सेकंड में आए तो बहुत इंक्रीज था, यहां से आए तब भी इंक्रीज था, बट यहां पे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही आई, इनका साइज क्या होने लग गया, सेम होने लग गया। और प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं साइज पे, साइज सेम है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। किसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, 2D सॉरी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, जिसे आप बोल सकते हो 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। 4D का एलिमेंट है लाइक जिरकोनियम, इसका एलिमेंट है लाइक हैफनियम, इनका साइज सेम हो गया। आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा इनका साइज सेम क्यों है, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक बात, दूसरा पॉइंट, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सेपरेट लैंथेनॉइड्स, डिफिकल्ट टू सेपरेट लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स को सेपरेट करना बड़ा मुश्किल हो गया। क्यों सर, उनके साथ क्या दिक्कत होगी, साइज डिक्रीज हो रहा था, बट वो साइज बहुत थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो रहा था, साइज डिक्रीज हो रहा है बट बहुत थोड़ा थोड़ा, मतलब ऑलमोस्ट उनका साइज सेम है। और साइज ऑलमोस्ट जब उनका सेम है तो प्रॉपर्टीज में उनकी क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी। इसी वजह से उनको अलग अलग करना बहुत मुश्किल हो गया। थर्ड पॉइंट क्या हुआ, लेफ्ट राइट में साइज डिक्रीज हो रहा है। बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लैंथेनॉइड्स, बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लैंथेनॉइड्स डिक्रीजेस एज ए मूव लेफ्ट टू राइट। जैसे जैसे हम लेफ्ट राइट मूव करते गए, बेसिक कैरेक्टर भी डिक्रीज करता गया। कोई बेसिक कैरेक्टर डिपेंड करता है साइज पे, कि जिस एटम के साथ होगा जुड़ा उसका साइज, जितना बड़ा साइज उसका उतना अच्छा बेसिक कैरेक्टर, और जितना छोटा साइज उसका उतना कम बेसिक कैरेक्टर। देखिए जैसे LaOH3 है और एक है LuOH3। ये LuOH3 ना 4F का लास्ट एलिमेंट है, तो इसका साइज सबसे कम होगा, इसका साइज सबसे कम होगा, तो ये सबसे कम बेसिक भी होगा, लीस्ट बेसिक, और ये मोस्ट बेसिक है। क्लियर होती है, ये तीन फैक्टर थे। रिपीट करो, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, लेफ्ट राइट जाने पे साइज का लगातार डिक्रीज होना। डिक्रीज क्यों होता है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है इस वजह से। कंसिक्वेंसेस क्या निकले, परिणाम क्या निकला, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का साइज सेम हो गया, प्रॉपर्टी सेम होगी। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से देखो, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन साइज थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो रहा है बट थोड़ा थोड़ा, लगभग उनकी प्रॉपर्टीज क्या रही, सेम रही, तो उनको सेपरेट करना मुश्किल हो गया। बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि साइज डिक्रीज होता है, बेसिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होता है। किसका, हाइड्रोक्साइड का, लैंथेनॉइड्स के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है कि आप डिफरेंस कीजिए बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स।
लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स में आप लोगों ने डिफरेंस करना है। कैसे डिफरेंस करेंगे बताइए। तो पहली बात, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें कहां एंटर करता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 4f। कहां एंटर करता है? इसमें 4f में। और इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 5f ऑर्बिटल। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में एंटर करता है, उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में एंटर करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं +2 +3 +4। ज्यादा किंतु परंतु में नहीं जाना, याद कर लो, फायदेमंद रहेगा। और मोस्ट कॉमन होती है इनकी +3। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +2 +3 +4 +5 +6 +7। और इसमें से भी सबसे है +3 सबसे कॉमन है। अगली बात करें तो दीज आर नॉन रेडियो एक्टिव। These are non radioactive। एक्सेप्ट एक एग्जांपल है इनमें, एक एलिमेंट है जो है प्रोमीथियम, मैन मेड है, ये रेडियोएक्टिव होता है। और इसमें बात करें तो दीज आर रेडियो एक्टिव। ये सारे के सारे ही रेडियो एक्टिव होते हैं। अगली बात करें, they form less complexes। less complexes, ये बहुत कम कॉम्प्लेक्स बना पाते हैं। हमने डी ब्लॉक में शायद नहीं पढ़ा कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, तो याद रखिए डी ब्लॉक के एलिमेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और रिपीट करो, डी ब्लॉक में हमने नहीं पढ़ा है कॉम्प्लेक्स बनाने वाला। वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं स्मॉल साइज की वजह से, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से, हाई न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, ठीक है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से। दे फॉर्म लेस कॉम्प्लेक्सेस, 4f वाले, दे फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्सेस, दे फॉर्म ग्रेटर नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अगली बात करें तो क्या होगी भाई, एग्जाम्पल भी बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल इसमें क्या होगा, लाला सी पूरा NDPN ये होगा। और इसमें क्या आएगा, TH PA U NP। एग्जाम्पल भी आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। और भी बहुत सारे हैं। दे कांट फॉर्म ऑक्सोआइंस, ये ऑक्सोआइंस नहीं बना सकते, ठीक है। और ये दे कैन फॉर्म ऑक्सोआइन, ये ऑक्सोआइन बना सकते हैं। इनका शील्डिंग इफेक्ट पोर लेस पोर होता है, पोर होता है बट लेस पोर होता है। इज लेस पुअर, मतलब अगर डी से कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा पुअर है, बट अगर 5f से कंपेयर करोगे तो शील्डिंग इफेक्ट इज मोर पुअर, इज मोर पुअर, ज्यादा पुअर है इसमें शील्डिंग, बहुत ही कमजोर होता है। इसमें भी कमजोर होता है, इसमें तो और भी ज्यादा कमजोर होता है। अब ये तो बात होगी डिफरेंस की, रिपीट कर रहा हूं। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में एंटर करता है, उसमें 5f में एंटर करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4 है, उसमें +2 +3 +4 +5 +6 +7 नॉन रेडियोएक्टिव होते हैं। एक्सेप्शन है प्रोमीथियम का, ये रेडियोएक्टिव होते हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं। देखो आपको दिखाई भी दे रहा है, ये कम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एग्जाम्पल भी याद रखने हैं, दे कांट फॉर्म ऑक्सोआइंस, दे कैन फॉर्म ऑक्सोआइंस। अगली बात करें तो शील्डिंग इफेक्ट इनमें पोर होता है, उनमें और भी ज्यादा पोर होता है। डिफरेंस की बात करें, सिमिलैरिटी की बात करें तो सिमिलैरिटी क्या बोल सकते हैं हम लोग इसमें, देखिए लैंथेनॉइड जो होते हैं ना और एक्टिनॉइड्स, ये दोनों ही एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। लैंथेनॉइड में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक्टिनॉइड में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है, दोनों कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। ये भी आप इनकी सिमिलैरिटी में कर सकते हो। चलिए, तो ये था जी सारे का सारा हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी पढ़ते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, क्योंकि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन आती है, हमें डर लगेगा, ये ऑब्वियस सी बात है।
तो बेटा ऐसा है, कोई आपके पास चारा नहीं है, मतलब आप ये नहीं कर सकते कि सर मैं इसे स्किप कर दूं, थोड़ा मुश्किल आया सर मैं इसे स्किप कर दूं। आपको मेहनत करनी है। गिन के कितनी रिएक्शन होगी? 20-22 रिएक्शन होंगी। ठीक है, अगले 7-8 दिन तक लगातार आपने वो देखनी है। पहले एक देखो, उसको याद करो, फिर दूसरी देखो, उसको याद करो, इस तरह से आपने याद करनी है। ठीक है, इसमें आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। ठीक है, आप ज्यादा डीप में जाओगे वो कंफ्यूजिंग होता जाएगा, तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा, मैं आपको रिएक्शंस लिखवाऊंगा, वो आपको याद करनी है, वैसे की वैसे याद करनी है। ठीक है, अगर हम कंसेप्ट में भी जाए वो उलझने वाली बात बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो मतलब है तो प्रैक्टिकल कंसेप्ट ही, जब हम लैब्स में रिएक्शन होती हुई देख सकते हैं, एंड लैब में भी ये यूज होते हैं बहुत से केमिकल जो आपके सामने आएंगे, बट आपने इनको याद करना है प्रैक्टिस कर करके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, होता क्या है? इट इज एन ऑरेंज कलर क्रिस्टलाइन पाउडर। ऑरेंज कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। एक बात सर बनता किससे? एक एक नंबर का क्वेश्चन बनाते चलना। किस क्या कलर होता है इसका? ऑरेंज कलर होता है। अगली बात, ये बनता किससे है? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर। किससे बनता है ये? क्रोमाइट ओर से बनता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? FeCr2O4। और भी कई सारे नाम होते हैं इसके, जैसे क्रोम आयरन। क्रोम आयरन बड़ा फेमस नाम है इसका, क्रोम आयरन। और दूसरा क्या कह सकते हो भैया आप इसे? दूसरा हम लोग इसे कह सकते हैं फेरोक्रोमेट। सॉरी, क्रोम आयरन ही को, ठीक है, फेरोक्रोमेट भी आप इसे बोल सकते हो। तो इसकी प्रिपरेशन में 3 स्टेप होते हैं, वो 3 स्टेप समझिए ध्यान से, क्योंकि पेपर में ना, मतलब जो स्टेट बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार तो सीधी प्रिपरेशन आई हुई है कि सीधे आप लोग इसकी प्रिपरेशन करो। ठीक है, तो प्रिपरेशन में 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ फेरोक्रोमेट, क्रोमाइट और क्रोम आयरन को ही हम लोग क्या कहते हैं? फेरोक्रोमेट कह देते हैं। कन्वर्जन ऑफ फेरोक्रोमेट इनटू सोडियम क्रोमेट। अभी देखो ये आसान कैसे हो सकता है, मैं बताऊं आपको आसान किस कैसे हो सकता है। आपको इनके फॉर्मूला याद हो जाए तब आपके लिए आसान हो जाएगा। फेरोक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है? अभी लिखे हुए हैं हम, क्या होता है भाई? FeCr2O4। और सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2Cr O4। यह है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। दूसरे स्टेप में क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला हमें पता है। सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2Cr2O7। लास्ट, कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इंटू पोटेशियम डाइक्रोमेट। भैया ये है 3 स्टेप। ठीक है, बस ये 3 स्टेप अच्छे से याद कर लो। जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं, हरियाणा बोर्ड वाले बच्चे होंगे, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ और सीबीएसई वालों ने भी दिया। तो पहले तो ये आना चाहिए क्या? कन्वर्जन ऑफ फेरोक्रोमेट इनटू सोडियम क्रोमेट। फेरोक्रोमेट से क्या बनाओगे? सोडियम क्रोमेट बनाओगे। फिर सोडियम क्रोमेट से क्या बनाओगे? सोडियम डाइक्रोमेट बनाओगे। सोडियम डाइक्रोमेट से क्या बनाओगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाओगे। इस तरह से इसका रोड मैप बना लिया। फेरोक्रोमेट से सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब जरूरी बात, किनका फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला होता है Na2CrO4। सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है Na2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। अब बस ये समझ जाओ भाई। ठीक है, लो फेरोक्रोमेट लो। फेरोक्रोमेट का फॉर्मूला क्या है? FeCr2O4। एक बात, अब आपने उसे सोडियम बनाना है, तो आप इसमें कोई सोडियम वाली चीज मिलाओगे। अब सोडियम ग्रुप 1 क्या है? वो जनरली अल्कली फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बेसिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे बेस के साथ इसको ट्रीट कराओगे। एंड पहला स्टेप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। फेरोक्रोमेट है FeCr2O4,
NaOH डाला, ठीक है। क्यों डाला सर? फेरो से सोडियम बनाना है। अब मैं आपको बोलूं पानी से मीठा पानी बनाना है, समझ जाओगे ना, उसमें कोई मीठी चीज मिलानी है। फेरो से सोडियम बनाना है तो इसमें कोई सोडियम वाली चीज मिलाओगे? अब ये अकेले तो एग्जिस्ट नहीं करते। किस फॉर्म में? बेसिक फॉर्म में जनरली एग्जिस्ट करते हैं। NaOH दिया एंड O2 लिया, क्लियर होता है। अब इससे आपने बनाना है सोडियम क्रोमेट, ठीक है। तो एक चीज का आपने रट्टा मारना है, मैंने कई बार बोला ना, देखो केमिस्ट्री में ना, मतलब यार जो आप 90+ जाना चाहते हो ना, वो 10-12 नंबर के लिए आपको रट्टे स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। और रट्टे स्ट्रॉन्ग मीन्स प्रैक्टिस, ठीक है। आपने यहाँ पे एक रट्टा मारना है 4-16-7, 4-16-7 हो गया होगा, 4-16-7, ठीक है। ये बैलेंस करने में बड़ी आसानी आ जाती है। अब इससे बनेगा क्या? सोडियम क्रोमेट Na2CrO4। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको इनकी प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। इवन ये वीडियो इतनी देख के फिर इनकी प्रैक्टिस करने लग जाना। हाँ सर मैं फर्स्ट हाफ हो गया, फिर सेकंड हाफ, फिर थर्ड हाफ, बार बार जब प्रैक्टिस करोगे फिर नहीं भूलोगे, अदरवाइज ये मुश्किल ही लगने वाला है, ठीक है। और मुश्किल है भी, मैं आपको झूठे ला रही हूँ, ये मुश्किल है भी। तो सोडियम क्रोमेट बनाया, और क्या बनता है इससे? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। और देखते हैं क्या बनेगा। अब देखो सोडियम कितने हैं यहाँ पे? 16 है। यहाँ पे सोडियम कितने हैं? 2 है, तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Fe2 कितने हैं वहां पे? Fe2 है, और यहाँ पे Fe4 है, तो उसको 2 से कर दो, ठीक है। बाकी देखो सब कुछ बैलेंस हो गया है, सब कुछ। क्रोमियम कितने हैं? 8 है, क्रोमियम 8, सब कुछ बैलेंस है। बस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस करने के लिए हम H2O बनाते हैं। आपने H2O बना दिया, और कितने H2O बनाने पड़ेंगे? जितने हाइड्रोजन है, 8 H2O। बैलेंस ना भी करो तब भी चल जाएगा, ठीक है। अभी आओ इस पे, आपके पास पहला जो आपको चाहिए, आपने सोडियम क्रोमेट बना लिया है, Na2CrO4 जो आप बनाना चाहते थे वो बन चुका है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं सर, सोडियम क्रोमेट से हमें बनाना है सोडियम डाइक्रोमेट। बेटा एक लॉजिक बताता हूं आपको, कभी भी अगर हमें क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना है ना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार बना है, क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना है ना, तो हम उसमें एसिड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? एसिड। और जब भी हमें डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनाना होता है ना, डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनाना होता है ना, तो हम उसमें बेस मिलाते हैं। याद रखना है बात, जब भी आपको क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना है तो उसमें एसिड मिलाएंगे, और जब भी डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनाना है तो उसमें हम बेस मिलाएंगे। क्रोमेट का कलर होता है येलो, और डाइक्रोमेट का कलर होता है ऑरेंज। पेपर में तो बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एक येलो कलर कंपाउंड से ऑरेंज कलर का कंपाउंड बन गया, मीन्स वहां पे आपने किस केमिकल का यूज किया है? येलो से ऑरेंज बना है, मतलब आपने वहां पे एसिड का यूज किया है, ठीक है। तो आप इसमें एसिड मिलाओ, बेस्ट वाला एसिड मिला दो। बेस्ट वाला एसिड कौन है? किंग ऑफ एसिड, जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। तो अभी क्या होगा भाई? ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2Cr2O7। याद रखना है कि जैसे ही आप क्रोमेट में एसिड डालोगे वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाता है। अब बात आती है सर बैलेंसिंग भी कर दो, तो इसके ना 2 मॉलिक्यूल ले लो, 2 मॉलिक्यूल ले लिए। अब देखो ये Na कितने? 4 है, यहाँ पे Na कितने? 2 है, यानी कि यहाँ पे एक Na2 एक्स्ट्रा है, ये होगा। यहाँ पे Na 4 है, वहां पे Na 2 है, यानी कि वहां पे Na कितने हैं? 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, यहाँ पे लिख लो। Na कितने हैं? यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है। क्रोमियम 2 है, क्रोमियम यहाँ पे भी 2 है। ऑक्सीजन 8 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है, यानी कि एक्स्ट्रा है। अब इनको आपस में जोड़ो तो कैसे करोगे? इस ग्रुप को इस ग्रुप के साथ रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि पहले ग्रुप के एक दूसरे की जगह जा सकते हैं। क्या बन जाएगा? H2O प्लस Na2SO4 बन जाएगा। पता है? क्लियर? लास्ट स्टेप पे चलते हैं, कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट। अभी क्या मुश्किल है भाई? सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। अब सोडियम से पोटेशियम बनाना है तो इसमें कोई पोटेशियम वाली चीज मिलाएंगे। पोटेशियम यानी कि के, अब के होता है ग्रुप 1 का, और ग्रुप 1 वाले तो मोस्टली बेसिक फॉर्म में एडजस्ट करते हैं, बेस के साथ एडजस्ट करते हैं। तो मैं इसमें मिला दूंगा KOH, और बात यहां से बिगड़ जाएगी। क्यों बिगड़ जाएगी? क्योंकि मैंने बोला है सोडियम डाइक्रोमेट में अगर आप डाइक्रोमेट में बेस मिला देते हो तो वो क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, बट आपने सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है तो आप इसमें बेस नहीं मिलाओगे। आप इसमें क्या मिला सकते हो? KCl मिला सकते हो। आपने KCl मिला दिया, समझ रहे ना? बेस क्यों नहीं मिला सकते? मतलब सर आप जब यहाँ पे कह रहे हो कि वो तो बेसिक फॉर्म में एडजस्ट करते तो यहाँ पे मिलाओ, हमने बात कर ली
कि अगर हम डाइक्रोमेट में बेस मिलाएंगे तो क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा हमने करना नहीं है। तो बस अब आसान सा काम है, इसको इसकी जगह भेज दो। ठीक है, ये क्या बन गया, ये बन गया K2Cr2O7, ये K इधर आए ना, K2Cr2O7, ये Na दो उधर चले गए, प्लस में क्या बन जाएगा 2NaCl। तो पहले आगे बढ़ने से पहले जरूरी है आप इतने को याद करो, और वो आप करोगे कैसे, प्रैक्टिस कर करके। तो अभी बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। एक बात तो हमने कर ली कि इसका ऑरेंज कलर होता है। बात करें तो मॉडरेटली सोल्यूबल, इन कोल्ड वाटर, अगर पानी ठंडा है तो कम घुलेगा, एंड हाईली सोल्यूबल, हाईली सोल्यूबल इन हॉट वाटर, गर्म पानी में बड़ी जल्दी से घुल जाएगा। बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो देखिए हमने दो की बात की है, एक तो बात की है क्रोमेट की, जैसे कि हमारे पास एक सोडियम क्रोमेट था, सोडियम क्रोमेट, और एक था हमारे पास सोडियम डाइक्रोमेट, या कह लीजिए पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला होता है Na2Cr O4, एंड सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या था, Na2Cr2O7। अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिखना चाहूं, इस सोडियम को हटा दो और यहां पे लिख दूं क्रोमेट आयन, तो क्या बन जाएगा, ये इसमें से ये अलग होगा और इस पूरे पे चार्ज हो जाएगा 2 नेगेटिव। और अगर मैं लिख दूं इसको भी, इसको मैं लिख दूं डाइक्रोमेट आयन, तो आप देखोगे आयनिक रिएक्शंस हैं, आयंस की फॉर्म में जाता है, तो यहां पे ये हो जाएगा Cr2O7 2 नेगेटिव। अब आपने बनाना है इनका स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, और इसके में क्या होते हैं, इसमें 2 टेट्राहेड्रल होते हैं, 2 टेट्राहेड्रल। कलर की बात करें बहुत जरूरी है, इसका कलर होता है येलो, जो क्रोमेट आयन होता है, इसका कलर होता है ऑरेंज। ओके बात। अब बात कर लेते हैं इनके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर सिंपली आप लोग ऐसे बना सकते हो, Cr ऐसे, ये ऑक्सीजन लगाए, O4 हो गया, और इस पूरे पे चार्ज दिखा दो आप 2 नेगेटिव। और अगर आप इन केस ऐसे नहीं करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड लगाओगे, कोई ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लगाता है, और 2 के साथ नेगेटिव दिखा दोगे, ये भी तरीका बेस्ट है। बाकी ज्यादा बेस्ट मतलब मेरी मानो तो ये रहेगा। ठीक है, क्या करो आप इस पूरे पे ही 2 नेगेटिव दिखा दो। इसमें बात करें, इसमें 2 टेट्राहेड्रल होंगे, कैसे होंगे, क्रोमियम ऑक्सीजन ऐसे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही क्रोमियम ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। आप इस पूरे पे क्या करके दिखा सकते हो, इस पूरे पे करके दिखा सकते हो 2 नेगेटिव। ये है डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर और ये है क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर। और अगली बात मैं बताऊं, अभी जैसे मैंने बात की, आप क्रोमेट को कन्वर्ट कर सकते हो डाइक्रोमेट में, किसमें, डाइक्रोमेट में, और डाइक्रोमेट को कन्वर्ट कर सकते हो क्रोमेट में। क्रोमेट आयन को डाइक्रोमेट में कर सकते हो, डाइक्रोमेट को क्रोमेट आयन में कन्वर्ट कर सकते हो। अब क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कैसे करते हैं, एसिडिक मीडियम लेना पड़ता है। एसिडिक मीडियम यानी कि पीएच की जो वैल्यू होती है वो होती है लेस देन 7। अगर आपको पीएच लेस देन 7 बोल रहा है, इट मीन्स वो एसिडिक मीडियम की बात कर रहा है। और अगर आपको डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनाना है तो आपको बेसिक मीडियम लेना पड़ेगा, और पीएच जो होगा वो होगा ग्रेटर देन 7। एक बात मैं बताता चलूं, इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, येलो होता है, बार बार बताया जा रहा हूं मैं आपको। और इसका जो कलर होता है वो क्या होता है भाई, ऑरेंज होता है। इसका कलर क्या रहेगा, ऑरेंज रहेगा। हो जाएगी ये बात याद, मेन बात है ये याद रखनी। ठीक है, तो अभी बात करते हैं इनकी, ये तो बात होगी जनरल प्रॉपर्टीज, अभी बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो अभी बात करते हैं इनके रिएक्शंस की, केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखो आपको लेना डाइक्रोमेट आयन, आयनिक फॉर्म में रिएक्शन करोगे ज्यादा फायदे में रहोगे।
Cr2O7 2 नेगेटिव। और किस में लोगे आप लोग? एसिडिक मीडियम में लोगे। एसिडिक मीडियम बोले तो H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। सिमिलरली यहाँ पे भी Cr2O7 2 नेगेटिव इन एसिडिक मीडियम, क्योंकि इनकी जो रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में फेमस है। ठीक है, अगली बात हम करते हैं। तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट किस लिए होता है? पहली बात तो ये है, इट इज यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ आयनिक क्लोराइड। कहीं पे भी आयनिक क्लोराइड है क्या, ये देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो होगा क्या, लाइक आपके पास कोई भी आयनिक क्लोराइड है, लाइक NaCl है। अगर वो क्लोराइड आयनिक है तो ये किसमें NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमिल क्लोराइड में। क्रोमिल क्लोराइड होता है CrO2Cl2। लाइक एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें NaCl लगा हुआ है। आप चेक करना चाहते हो कि यार मतलब है इसके अंदर Cl, वो आयनिक है या नहीं है, तो आप उसमें क्या डालोगे? डाइक्रोमेट डालोगे विद एसिड, तो वहां पे क्या बन जाएगा? क्रोमिल क्लोराइड बन जाएगा। इसके रेड वेपर्स इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और आप लोग समझ जाओगे कि हाँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आयनिक क्लोराइड है। इसी तरह से अगर हम इसकी रिएक्शन करवा दें किसके साथ? हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, H2O2 के साथ। किसके साथ करवा दी जाए? अगर इसकी रिएक्शन H2O2 के साथ करवा दी जाए देन क्या होगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ करवा दी जाए तो क्या होगा? यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनता है CrO5 बन जाता है। मैं बैलेंस करनी नहीं सिखा रहा हूँ, वो जरूरी भी नहीं है। ठीक है, मेन प्रोडक्ट आपने याद रखना है कि जब हम इसमें ये डालेंगे तो क्या बनेगा, जब हम इसमें ये डालेंगे तो क्या बनेगा। इसको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, तो CrO5 बनेगा। एंड इंपॉर्टेंट क्यों है ये? बिकॉज ऑफ इट्स बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। कुछ इस तरह से CrO5 का स्ट्रक्चर होता है। क्लियर होती है बात? इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। इंपॉर्टेंट है कि जब NaCl के साथ रिएक्शन करेंगे या KCl के साथ रिएक्शन करेंगे, आयनिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो CrO2Cl2 बनेगा, और जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो CrO5 बनेगा, जिसका स्ट्रक्चर होता है ये वाला। चलिए, तो अभी बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज से मेरा मतलब है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखोगे कि बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अल्कोहल से एल्डिहाइड बना देता है, अल्कोहल से कीटोन बना देता है, इवन अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना देता है। ठीक है, जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है डायरेक्ट। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझते हो ना, जो दूसरों पे ऑक्सीडेशन कराते हैं, खुद पे रिडक्शन कराते हैं, जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो आप यहां से फोकस कीजिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जिन पे खुद पे रिडक्शन होती है, खुद पे रिडक्शन होती है, दूसरों पे ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन देखिए, और कब करते हैं ये? एसिडिक मीडियम में। K2Cr2O7 लिया आपने, इसकी रिएक्शन करवाई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे? पोटेशियम सल्फेट, क्रोमिक सल्फेट, H2O, एंड ये देखिए 3 ऑक्सीजन इसने यहाँ पे रिलीज किए हैं। 3 ऑक्सीजन रिलीज किए हैं, मतलब ऑक्सीजन रिलीज किया ना, जब ऑक्सीजन रिलीज करता है मतलब ये रिडक्शन हो रही है, और ये ऑक्सीजन अवेलेबल है किसी और के लिए, कोई इन ऑक्सीजन को लेगा और उस पर ऑक्सीडेशन होगी, और ये है भी क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे को ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ज्यादातर फेमस है इसकी आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन में देखिए क्या होगा? Cr2O7 2 नेगेटिव लिया, 14 H पॉजिटिव। H पॉजिटिव से मेरा मतलब है एसिडिक मीडियम, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए Cr2O7 2 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है? Cr3 पॉजिटिव में। यहां पे आप अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वो आएगी +6। यहां पे अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वो आएगी +3। तो देखिए 6 से 3 हो रहा है, 6 से 3 हो रहा है, 6 से 3 हो रहा है, मतलब इस पे खुद पे कौन सी रिएक्शन है भैया? रिडक्शन। ये रिएक्शन के अच्छे से रट्टे मारने, अच्छे वाले, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वाले। ठीक है, 5 बार 10 बार आज ही लिख के देखो, बार बार। फिर आपने किस चीज के रट्टे मारने हैं? पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, मैं पेपर में बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आता है। व्हाट हैपेंस व्हेन आयोडाइड आयन, इट्स आयोडाइड आयन इज ट्रीटेड विद पोटेशियम डाइक्रोमेट या डाइक्रोमेट आयन इन एसिडिक मीडियम। रिपीट कर रहा हूं, आयोडाइड आयन को ट्रीट किया विद पोटेशियम डाइक्रोमेट या डाइक्रोमेट आयन इन एसिडिक मीडियम, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा I2 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? I2 में, आयोडीन में। ठीक है, सल्फाइड आयन कन्वर्ट हो जाता है सल्फर में, स्टेनस स्टेनिक में, फेरस फेरिक में, क्लोराइड क्लोरीन में,
ब्रोमाइड ब्रोमीन में, नाइट्राइट नाइट्रेट में, सल्फाइट सल्फेट में। ये आपने याद करना है अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से याद करने हैं, तब बनेगी बात, अदरवाइज बात नहीं बनने वाली। ठीक है, ये इस आई नेगेटिव को कन्वर्ट कर देता है I2 में, H2S को कन्वर्ट कर देता है S में, SN2 पॉजिटिव को कन्वर्ट कर देता है S। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो इन पे ऑक्सीडेशन हो रही है, देखिए SN पे चार्ज है +2, SN पे चार्ज है +4, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है, इंक्रीज होती है तो ऑक्सीडेशन हो रही है। यहां पे फोकस करो तो Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन हो रही है, Cl नेगेटिव Cl2 -1 से 0 हो रहा है, नेगेटिव घट रहा है, नेगेटिव घट रहा है वो भी ऑक्सीडेशन ही होती है। यहां पे फोकस करो, ऑक्सीडेशन है, हर एक केस में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ये याद करोगे आप। एंड ये मैंने क्यों लगा रखे हैं, ये मैंने बैलेंस करने के लिए लगा रखे हैं, ये 3H2S से 3H। बेटा इसको कुछ नहीं कर सकते आप, मतलब कोई इसको समझने का तरीका नहीं, मैं आपको ये बताता हूं। आपने इनको बैठ के प्रैक्टिस ही करनी है, इनको बार बार लिख के देखना है। ठीक है, पहले खुद से पढ़ो और फिर देखो कि हाँ यार ये होगा। अब पेपर में अगर क्वेश्चन आ गए, पेपर में आप लोग कैसे क्वेश्चन लगाओगे कि भैया कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना, कोई सा भी पिक कर लो, कुछ भी आ सकता है। मतलब जनरली जो पेपर में आया है वो सबसे ज्यादा ये आया है, फिर ये आया है। ठीक है, पेपर में आप कैसे करोगे भाई, आई नेगेटिव से क्या बनना है I2, तो बस ये रिएक्शन को आपने याद रखना है कि यार ये बनता है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन हम खत्म कर देते हैं, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन से वो इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। या फिर ये की लो 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O, ये हो गया। अब आई नेगेटिव से क्या बनेगा, I2 बनेगा। ठीक है, अगर ये है तो आई नेगेटिव से क्या बनेगा भाई, I2 बनेगा ना। ये 2I नेगेटिव से क्या बन गया, I2 बन गया। तो अभी क्या होने वाला है उसमें, ऐसे करो 6I नेगेटिव से, मेन तो ये है I नेगेटिव से I2, -1 से वो 0 हो रहा है, बैलेंस करने के लिए वो दे रखा है 6, ये 6, उसमें उधर क्या है, ये 6 नहीं है, ये 3 है, और प्लस में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, वो कैंसिल होंगे, और इनको जोड़ के लिखोगे आप Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6I नेगेटिव गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O प्लस 3H2। इनको याद कर लो, ये रिएक्शन सबसे जरूरी है, ये रिएक्शन याद करनी, और ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ही आएंगी और कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छे से प्रैक्टिस करो इनकी, यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं, और सभी तरह के बोर्ड्स के लिए जुट जाइए। भाई है थोड़ा सा उससे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में भी कह चुका हूं, आसान है बट ये है कि रट्टा मांगता है। ये सभी ना आप मतलब इसके कंसेप्ट में ज्यादा घुसोगे और ज्यादा कंफ्यूजिंग होता जाएगा, तो बढ़िया है कि इसकी प्रैक्टिस करो, आप लिख के प्रैक्टिस करो। सबसे पहले इनकी रिएक्शंस को लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, 3-4 बार लिख लिख के याद करो इन्हें। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस को देखो, स्कोरिंग है, थोड़े से मुश्किल है, तो प्रैक्टिस करके निपटा दो ना इन्हें। ऐसे डरने से तो काम नहीं चलने वाला, सर याद नहीं हो रहा, लिख लिख के करोगे हो जाएगा अपने आप है। ये तो दोनों में ही कॉमन है, ये दोनों ही किसका काम करते हैं, मैं एक बात बताऊं तो पोटेशियम परमैंगनेट की एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन भी सेम ही होगी, बिल्कुल कॉपी है वही की वही है। ठीक है, हाँ बस ये नहीं हो जाता कि ये नहीं होंगे यहाँ पे, ये बैलेंस करने के लिए कुछ और फंडा रहेगा। ठीक है, आपको ये जरूर याद रखना है कि हाँ यार ये होते हैं। ये नहीं होंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं भाई हम पोटेशियम परमैंगनेट को। आई होप कि आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को याद कर चुके हो। अगर उसे कर चुके तो बहुत आसान लगेगा, अगर उसको नहीं याद करके आए देन मुश्किल लगेगा। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट बनाया जाता है, ये वॉयलेट कलर का होता है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम पायरोलुसाइड। किससे बनता है ये, पायरोलुसाइड से। पायरोलुसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, MnO2। ये और है किसका, मैंगनीज का, और ऑफ मैंगनीज। आती बात समझ। चलिए देखते हैं इसमें क्या फंडा होता है। प्रिपरेशन जरूर आपको याद करनी है, वो हो भी जाती है बहुत आसानी से।
इट्स प्रिपरेशन इन्वॉल्व 2 स्टेप्स। कौन कौन सी? कन्वर्जन ऑफ पायरोलुसाइड इनटू पोटेशियम मैग्नेट। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भाई? पायरोलुसाइड से पोटेशियम मैग्नेट के अंदर। तो पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है? K2MnO4। ये होता है पोटेशियम मैग्नेट। अब दूसरे स्टेप में आप लोग क्या करते हो? कन्वर्जन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट इनटू पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या करोगे दूसरे स्टेप में? पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम पर मैग्नेट बनाओगे। अभी पायरोलुसाइड का फॉर्मूला क्या होता है? MnO2 से आपने क्या बनाया? पोटेशियम मैग्नेट। तो हम इसमें कोई ऐसी चीज ऐड करेंगे जिसमें पोटेशियम होता हो, K ऐड किया। ठीक है। उसके बाद क्या भाई? मैंने आपको बताया होगा कि मोस्टली बेसिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अल्कलाइज होते हैं ये, KOH एंड पहला स्टेप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? K2MnO4 में। बाकी बैलेंस कर दो। क्या होगा? देखिए बैलेंस कैसे होगा? इसको 2 रखो, इसको 4 रखो, ये 2 होगा एंड यहाँ पे ये 2H2O बन जाएगा। इस तरह से बैलेंस होगा। ठीक है। अगले स्टेप में बात करें कन्वर्जन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला है K2MnO4। ठीक है। और उससे आपने पोटेशियम पर मैग्नेट बनाना है। पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है? KMnO4। ये 2 टाइम्स लो, ये भी 2 टाइम्स लो। एक्स्ट्रा इसमें 2 पोटेशियम है, Cl2 के साथ रिट्रीट करो और ये क्या बन जाएगा? 2KCl। ये तो बात है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की। अभी बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेट आयन एंड परमैग्नेट आयन। मैग्नेट आयन एंड परमैग्नेट आयन। ठीक है। मैग्नेट आयन, अच्छा मैग्नेट पोटेशियम मैग्नेट होता था जिसका फॉर्मूला होता था K2MnO4। इसमें से K2 को निकाल दो तो ये आ जाएगा 2 नेगेटिव ना, वो 2 पॉजिटिव लेके जाएगा। परमैग्नेट का फॉर्मूला होता था KMnO4। इसको निकाल दो तो ये जाएगा MnO4। 2 नेगेटिव नहीं होगा, 1 नेगेटिव होगा। स्ट्रक्चर बनाए। इसका कलर होता है ग्रीन, इसका कलर होता है पर्पल। स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरह स्ट्रक्चर होता है इसका। Mn डबल बॉन्ड O, सॉरी डबल बॉन्ड O नहीं आएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसमें बात करें तो Mn डबल बॉन्ड O, या फिर ऐसे बना लो डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे देखो मैंगनीज की 7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे चेक करो 6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। बहुत से बच्चों को ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ा फंडा आने के लिए रहता है ना। तो देखो कितने सारे ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ रहे है ना। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल रहा है। तो ये होते हैं कलर और ये होते हैं इनके स्ट्रक्चर। किस किस का स्ट्रक्चर है? मैग्नेट आयन का एंड परमैग्नेट आयन का। अगली बात करते हैं जी किस चीज की? इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन की, कि लैब्स के अंदर कैसे बनाया जाता है। लैब प्रिपरेशन याद रख लो। लैब में क्या होता है कि आप मैग्नीज आयन लेते हो, मैग्नीज 2 आयन Mn2 पॉजिटिव, और उसकी रिएक्शन कराते हो पर ऑक्सो डाई सल्फेट, पर ऑक्सो डाई सल्फेट के साथ। क्या होता है? H2O8 2 नेगेटिव सल्फेट आयन। ठीक है। और यहाँ पे आप क्या डालते हो? इसमें वाटर ऐड करते हो। तो इससे बन क्या जाता है? जो आपने बनाना है वो तो आपने याद ही रखना है कि भाई हाँ बनेगा क्या, प्रोडक्ट क्या बनेगा। मेन तो बात वही है, परमैग्नेट आयन बनेगा MnO4 नेगेटिव। ठीक है। साइड में कुछ और प्रोडक्ट भी बनेंगे, SO4 2 नेगेटिव भी बनेगा एंड 16H पॉजिटिव भी बनेगा। ये H पॉजिटिव कर लो, H पॉजिटिव भी बनने वाला है। ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है इसकी लैबोरेटरी प्रिपरेशन की, जो आपने याद करनी है। और अगर बात करें इसकी सोल्युबिलिटी की, तो ये सोल्यूबल होता है, ठीक ठाक सोल्यूबल होता है पानी के अंदर। अब बात करते हैं इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की।
अब बात करते हैं कि एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, चाहे बात कर ले हम न्यूट्रल मीडियम में, चाहे बात कर ले हम अल्कलाइन मीडियम में, चाहे बात कर ले हम एसिडिक मीडियम में। हर एक मीडियम में ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हम कैसे कह सकते हैं सर? देखो आप मेरी बात समझो कि MnO4 नेगेटिव जो है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +7। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +7। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +7। ठीक है। अब +7 से ज्यादा तो ये इलेक्ट्रॉन देने से आपको, जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, अब तो ये लेने वाला ही है, मतलब इस पे रिडक्शन होगी। रिडक्शन होगी तो किसी पे ऑक्सीडेशन होगी, इसकी वजह से होगी, वो इसी वजह से एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो मेन बात आपने याद रखनी है कि अगर यह है न्यूट्रल मीडियम में तो MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट होगा MnO2 में, जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी +4। अगर ये है अल्कलाइन मीडियम में, इस तरह से याद करोगे, अगर ये न्यूट्रल मीडियम में तो ऐसे कन्वर्ट होगा, अगर ये अल्कलाइन मीडियम में है तो ये कन्वर्ट होगा भैया किस में? बोल नहीं दे आप, किस में कन्वर्ट होगा? MnO4 2 नेगेटिव में, जहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +6 है। 7 से 6 में डिक्रीज तो है, रिडक्शन तो हो रही है। एसिडिक मीडियम में अगर है ये, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Mn2 पॉजिटिव में। सीधा कितने का डिक्रीज आ रहा है? 5 का डिक्रीज आ रहा है। तो जो बढ़िया है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है एसिडिक मीडियम में, सबसे बढ़िया। अब सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या कर सकता है? ये ऑक्सीडेशन करवा सकता है, ये ऑक्सालेट आयन को कन्वर्ट कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, ये आयोडाइड आयन को कन्वर्ट कर सकता है I2 के अंदर, ये H2S को कन्वर्ट कर सकता है सल्फर के अंदर, ये SN2 पॉजिटिव को कन्वर्ट कर सकता है SN4 पॉजिटिव के अंदर, ये Fe2 पॉजिटिव को कन्वर्ट कर सकता है Fe3 पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव को Cl2 में, Br नेगेटिव को Br2 में, NO2 नेगेटिव को NO3 में, NO3 नेगेटिव में, और SO3 2 नेगेटिव को SO4 2 नेगेटिव में ये कन्वर्ट कर सकता है। क्लियर हो जाएंगे रिएक्शन, बिल्कुल उसी की तरह कॉपी है जैसे डाइक्रोमेट है, बाकी स्टील कुछ। अब वीडियो आपने एंड तक देखी है तो एक छोटा सा गिफ्ट मैं आपको दे देता हूं। इस वीडियो का लिंक चेक करो, सॉरी डिस्क्रिप्शन चेक करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से इस पूरे चैप्टर के आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट वीडियो को एंड तक देखने के लिए।